एक 19 साल की लड़की जो हर रोज की तरह सुबह सुबह अपने घर से स्कूल के लिए तो निकलती है, लेकिन उसके बाद दोबारा कभी वापस घर ही नहीं आती है। जरा सोच कर तो देखिए कि अगर कोई जवान लड़की अचानक अपने घर से लापता हो जाए तो फिर उसके माता पिता के दिल पर क्या गुजरेगी। उसके माता पिता थाने भी जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको कोई राहत नहीं मिलती है। लेकिन आखिरकार 38 दिनों के बाद एक ऐसी सच्चाई निकलकर सामने आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी एकदम से हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ शहर की। चंडीगढ़ का एक इलाका पड़ता है पंचकूला, और इसी पंचकूला का एक थाना पड़ता है मनसा देवी। बात कर रहा हूँ मैं 27 अप्रैल 2024 की सुबह सुबह की। दरअसल इसी मनसा देवी थाने के अंतर्गत सेक्टर नंबर 5 में मजदूरों ने अपनी कुछ झुग्गी झोपड़ी बना रखा है। इन्हीं झुग्गियों की कुछ महिलाएं सुबह सुबह जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाती हैं तो देखती हैं कि जंगल में आग जल रही है। जब आग के नजदीक जाती हैं तो वहां का नज़ारा देखकर वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती हैं, और चीखते हुए वहां से भागते दौड़ते फिर से झुग्गी में आती हैं और आकर लोगों से बताती हैं कि दरअसल जंगल में एक मानव शरीर जल रहा है। झुग्गी के लोगों को जब मालूम चलता है, धीरे धीरे लोग जंगल में इकट्ठा हो जाते हैं, और जैसे ही उस मानव शरीर को जलते हुए देखते हैं, उनमें से एक व्यक्ति इस बात की जानकारी नजदीकी थाने में देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है, लेकिन तब तक वो डेड बॉडी पूरी तरह से जल चुका था। लेकिन पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाली एक महिला है। पुलिस जब घटना स्थल का मुआयना करती है तो वहां पर पुलिस को एक बोरी बरामद होती है। साथ ही साथ वहां पर एक दो पहिया वाहन के आते जाते टायर के निशान दिखाई देते हैं। पुलिस जब उस महिला के बारे में वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब तक मरने वाली महिला का शिनाख्त नहीं हो जाता है, पुलिस इस मामले में एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती है। इसीलिए पुलिस उस डेड बॉडी का शिनाख्त कराने के लिए एरिया के तमाम थानों में उसका फोटो सर्कुलेट ही नहीं करती है, बल्कि अगले दिन पेपर में भी छपवा देती है। उसके फोटो का प्रिंट आउट निकलवा कर गली मोहल्ले में भी चिपका देती है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, 29 अप्रैल 2024 को एक व्यक्ति रोते बिलखते हुए थाने जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम लल्लन प्रसाद है और मैं इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला हूँ। दरअसल पेपर में जिस महिला का फोटो छपा है वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी है, जिसका नाम है गुरप्रीत कौर। लल्लन जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस उससे कहती है कि पहले डेड बॉडी को देख लो, क्योंकि डेड बॉडी पूरी तरह से जल चुका है। पुलिस लल्लन को लेकर मोर्चरी में जाती है तो लल्लन अपनी पत्नी प्रभा को भी साथ लेकर जाता है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को लल्लन और उसकी पत्नी को दिखाती है, पति पत्नी डेड बॉडी देखकर शिनाख्त कर लेते हैं और रोते हुए पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी गुरप्रीत कौर है। आखिरकार गुरप्रीत की शिनाख्त हो जाती है। लेकिन पुलिस जब उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम में बताया जाता है कि गुरप्रीत के शरीर पर किसी तेज धारदार हथियार से कई बार वार ही नहीं किया गया है, बल्कि वो 5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। पुलिस जब इस बारे में लल्लन से पूछताछ करती है कि क्या तुमको किसी पर शक है कि तुम्हारी बेटी के साथ इस तरह की हरकत कौन कर सकता है, इस पर लल्लन पुलिस वालों को जवाब देता है कि
कि साहब मुझे शक ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्रेमी सुरेंद्र ने किया है। सुरेंद्र जो इसी इंदिरा कॉलोनी का ही रहने वाला है। लल्लन पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरी बेटी और सुरेंद्र के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन सुरेंद्र हमारी जाति बिरादरी का नहीं है, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को काफ़ी समझाया भी था, लेकिन मेरी बेटी मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हुई। इसीलिए मैंने उसकी शादी भी तय कर दिया था। लेकिन 23 मार्च की सुबह सुबह जब वो स्कूल के लिए निकली, उसके बाद दोबारा वापस कभी घर ही नहीं आई। हालांकि 2 दिनों तक जब वो घर वापस नहीं आई, मैंने भी उसको ढूंढने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि इससे पहले भी गुरप्रीत कई बार सुरेंद्र के साथ घर से भाग चुकी थी। लेकिन जब भी घर से बाहर गई 2 दिनों के अंदर ही वापस घर भी आ गई थी। लेकिन जब इस बार 2 दिनों तक वापस नहीं आई, मैंने अपने तमाम रिश्तेदारों से पूछताछ भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी गुरप्रीत का कहीं कुछ पता नहीं चला। इसीलिए मैं थाने जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाया था। लल्लन जब ये सारी बातें पुलिस से कहता है, पुलिस लल्लन की तहरीर पर सुरेंद्र के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर सुरेंद्र से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर जाती है। तो मालूम चलता है कि सुरेंद्र भी अपना घर छोड़कर फरार हो चुका है। उसके बाद पुलिस सुरेंद्र को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन तभी अगले दिन 30 अप्रैल को पुलिस को एक जोरदार झटका लगता है। दरअसल 30 अप्रैल की सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास अचानक गुरप्रीत थाने पहुंच जाती है। पुलिस जब गुरप्रीत को देखती है तो देखकर एकदम से चौंक जाती है। गुरप्रीत पुलिस वालों से कहती है कि साहब मैंने ये खबर अखबार में पढ़ा है। जैसे ही मुझे मालूम चला कि पुलिस मेरी मौत की खबर पेपर में छाप रही है और सुरेंद्र को परेशान कर रही है, मैं थाने पहुंच आई। गुरप्रीत जब ये सारी बातें पुलिस वालों से कहती है, इसे सुनने के बाद पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार वो मरने वाली महिला कौन थी। इसीलिए पुलिस गुरप्रीत के माता पिता को फिर से थाने बुलाती है और उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। इस पर लल्लन रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब जब मैंने डेड बॉडी का फोटो देखा तो उसके हाथ और मुंह को देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरी बेटी गुरप्रीत ही है। लल्लन इतनी सी बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। लल्लन तो वहां से चला जाता है, लेकिन अब ये मामला पुलिस के लिए काफी चैलेंज हो जाता है। आखिरकार पुलिस अब उस महिला के बारे में पता लगाने के लिए फिर से इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस जब थोड़ी सी कोशिश करती है तो आखिरकार 3 मई 2024 को पुलिस को उस महिला के बारे में मालूम चल जाता है। दरअसल उस महिला का नाम है आरती, जो सूरजपुर की रहने वाली है। आरती के पिता का नाम है ऋषिपाल। पुलिस जब ऋषिपाल के घर पर जाती है और जब आरती के बारे में पूछताछ करती है तो ऋषिपाल कहता है कि साहब मेरी बेटी 26 अप्रैल 2024 की शाम के समय घर से बाहर निकली थी, उसके बाद वापस घर ही नहीं आई। पुलिस ऋषिपाल से पूछताछ करती है कि तुमने उसको ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं किया। इस पर ऋषिपाल कहता है कि साहब मैंने अपनी तमाम कोशिश कर लिया, लेकिन बावजूद इसके आरती के बारे में कुछ नहीं मालूम चल सका। आरती जो पहले से शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसकी 11 साल की एक बेटी भी है, लेकिन पिछले 4 सालों से आरती अपने माता पिता के साथ रहती है। दरअसल आरती की अपने पति से बिल्कुल नहीं बनती है, इसीलिए 4 साल पहले अपने पति को छोड़कर अपने माता पिता के पास आ गई। ऋषिपाल जब ये सारी बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस अब आरती का मोबाइल नंबर लेती है और उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर आरती पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत कर रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी आनंद के नाम पर रजिस्टर्ड है। आनंद
आनंद, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास, जो चेकटाउन का रहने वाला है। पुलिस जब आनंद के मोबाइल नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि 26 अप्रैल को आनंद के मोबाइल का लोकेशन भी वहीं का दिखाता है जहां पर आरती का डेड बॉडी बरामद हुआ था। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस 3 मई 2024 को आनंद के घर पर जाती है और फिर आनंद को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर आनंद से आरती की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार आनंद अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन आनंद जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद आरती के पिता ऋषिपाल भी एकदम से चौंक जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक लगभग 10 महीने पहले। आनंद भी, जो बिल्कुल आरती की तरह ही है, आनंद भी पहले से शादीशुदा तो है लेकिन उसका भी अपनी पत्नी से नहीं बनता है। इसीलिए आनंद अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहता है। लगभग 10 महीने पहले एक दिन आरती अपनी भाभी के साथ मार्केट में कपड़े खरीदने के लिए जाती है। उसी कपड़े की दुकान में आरती की मुलाकात आनंद से होती है। आनंद, जो उसी कपड़े की दुकान में नौकरी करता है। जब पहली बार आरती और आनंद की मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद अपना अपना मोबाइल नंबर भी एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। जैसे ही दोनों को एक दूसरे का मोबाइल नंबर मिल जाता है, उसके बाद फ़ोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते आखिरकार जब दोनों अपनी अपनी कहानी एक दूसरे को सुनाते हैं तो मालूम चलता है कि दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आनंद और आरती एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। इतना काफ़ी करीब आ जाते हैं कि आखिरकार एक दिन दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन जाता है। एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद अक्सर घर के बाहर दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आरती और आनंद के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी दोनों के घर परिवार वालों को भी मालूम चल जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों के परिवार वाले इसका विरोध नहीं करते हैं। इसीलिए आनंद आरती को अपने घर पर भी बुलाने लगता है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, आरती और आनंद दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आरती आनंद से शादी करने का फैसला भी कर लेती है। लेकिन तभी इसी बीच आरती प्रेग्नेंट हो जाती है। हालांकि जब आरती प्रेग्नेंट होती है तो आरती बेहद ही खुश होती है और ये खुशखबरी जाकर आनंद को भी सुनाती है। लेकिन आनंद को जब मालूम चलता है कि आरती प्रेग्नेंट हो चुकी है, ये सुनकर आनंद के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आरती आनंद से कहती है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी की बात जब कहती है, आनंद उसको समझाते हुए कहता है कि मुझको थोड़ा समय चाहिए। जैसे ही थोड़े दिन का और समय गुजर जाता है, आरती फिर से जब आनंद के ऊपर शादी करने का दबाव डालती है, आनंद शादी करने से इनकार कर देता है। दरअसल आनंद आरती से कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। इधर आरती को जब एहसास होने लगता है कि आनंद उससे शादी नहीं करना चाहता है, आरती आनंद के ऊपर दबाव डालने लगती है। जब आनंद के ऊपर दबाव डालना शुरू करती है, आनंद इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि एक दिन आरती को फटकार लगाते हुए कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा ही है। तुम्हारा और भी न जाने कितने लोगों से अवैध संबंध चल रहा होगा। आनंद जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, इसे सुनकर आरती एकदम से गुस्से में आ जाती है और उसके बाद आनंद से बातचीत करना भी बंद कर देती है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, लगभग 5 महीने का समय गुजर जाता है, जिसकी वजह से आरती का बच्चा 5 महीने का हो जाता है और उसका शरीर भी काफ़ी बदल जाता है, जिसकी वजह से आरती काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर से आनंद के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। इस प्रकार से दबाव डालने लगती है कि अब आनंद को भी समझ में आ जाता है कि आरती उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। इसीलिए आनंद आरती को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है और फिर आरती को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र
अध्ययन के तहत 26 अप्रैल 2024 की शाम के समय आरती को अपने घर पर बुलाता है। आरती जब शाम के समय आनंद के घर पर पहुंचती है, उस वक्त आनंद का छोटा भाई आजाद भी घर पर ही मौजूद था। जब आनंद के घर पर पहुंचती है, आनंद आरती को काफी समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपना एबार्शन करवा लो, लेकिन आरती कहती है कि अब ये संभव ही नहीं है, क्योंकि अब अगर मैं एबार्शन करवाऊंगी तो मेरी जान का खतरा हो सकता है। इससे बेहतर है कि हम शादी कर लेते हैं। आनंद जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, आरती जब उसकी बात नहीं मानती है, आनंद इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपने घर में ही आरती की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है। इतनी बुरी तरीके से पिटाई करता है कि आखिरकार आरती बेहोश हो जाती है। आरती जैसे ही बेहोश हो जाती है, आनंद अपने घर के अंदर से एक तेज धारदार हथियार लेकर आता है और उसी हथियार से आरती के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से घटना स्थल पर ही आरती की मौत हो जाती है। आरती की जब मौत हो जाती है, उसके बाद दोनों भाई मिलकर आरती की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसकी डेड बॉडी को एक बोरी में पैक करते हैं। रात के लगभग 2 बजे के आसपास आरती की डेड बॉडी को उसी की स्कूटी पर लोड करके अपने घर से निकलते हैं और सीधे मनसा देवी के जंगल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहां पर सुनसान जगह दिखाई देती है, दोनों आरती की डेड बॉडी को वहीं पर फेंक देते हैं और फिर आरती की स्कूटी लेकर नजदीकी पेट्रोल पंप पर जाते हैं। वहां से कुछ पेट्रोल खरीद कर आते हैं और आरती के शरीर पर उसी पेट्रोल को डालकर उसे आग के हवाले कर देते हैं। जैसे ही आरती की डेड बॉडी जलना शुरू हो जाती है, उसके बाद दोनों वहां से सीधे अपने घर चले जाते हैं। वाकई में आनंद जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस ऋषिपाल की तहरीर पर आनंद के छोटे भाई आजाद को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।